सो वेलकम बैक टू ऑल ऑन एक्सप्लोर फिजिक्स यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज अपन नई सब्जेक्ट क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो क्लासिकल, अच्छा तुम्हारी एग्जाम की डेट आ चुकी है भाई, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपन ये सब्जेक्ट कंप्लीट करें, ठीक है। तो फिर भी मैं जो कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पे एग्जाम से पहले कवर करूंगा, ठीक है। रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब के अंदर मैंने पहले भी बोला था आपको कि जो दो टॉपिक्स हैं, स्मॉल ऑसिलेशंस एंड फेज ट्रेजेक्टरी, वो दोनों टॉपिक मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। ओके, स्मॉल ऑसिलेशन जो है आपके पास में 3.5 मार्क्स की यानी कि पार्ट बी में आती है, एंड फेज ट्रेजेक्टरी आपके पास में पार्ट सी में आता है 5 मार्क्स का। तो टोटल ये 8.5 मार्क्स कंटेन करेंगे। ओके, तो चलो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले सिलेबस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस क्या है, ओके, उसके अलावा क्लासिकल मैकेनिक्स का वेटेज क्या है नेट के एग्जाम्स के अंदर, और फिर अपन अपना जो टॉपिक है स्मॉल ऑसिलेशंस, ठीक है ना, स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। ये ओनली अपन ऐसा एग्जाम के पर्पज से नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम के पर्पज के साथ साथ अपन इंटरव्यू के पर्पज से बनेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से तुम्हारे पास में इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ध्यान रखना। क्लासिकल मैकेनिक्स से, यहां से स्मॉल ऑसिलेशन से मतलब स्टेबिलिटी एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे पास, है ना। तो अपन दोनों पर्पज से करेंगे, न्यूमेरिकल अप्रोच भी करेंगे और तुम्हारे पास में उसका जो इंटरव्यू के हिसाब से भी अपन उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका सिलेबस देख लेते हैं भाई, सिलेबस देख लेते हैं नेट के एग्जाम में इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। फिर इसका वेटेज भी देखेंगे अपन। ओके, इसका वेटेज मैं बता दूं, क्लासिकल मैकेनिक्स का जो वेटेज है, क्लासिकल मैकेनिक्स का जो वेटेज है CSIR नेट के एग्जाम में, CSIR नेट के एग्जाम में ये लगभग 30 मार्क्स का आता है ना, 25 to 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। कभी कभी 35 मार्क्स का भी आता है, ठीक है ना। तो इतना तो तुम्हारे पास में आएगा ही आएगा नेट के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। तो अगर आप तुम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना है। अगर उस स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ते हो तो यहां से तुम आराम से 25 नंबर आराम से ला सकते हो, ठीक है ना, 20 से 25 नंबर ला सकते हो, और 20 से 25 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसका जो सिलेबस देखते हैं अपन, क्या देखेंगे इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ठीक है, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन इसकी भी बात करेंगे लाग्रांजियन की, ठीक है, लाग्रांजियन, ठीक है, या फिर लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, या फिर लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे हैमिल्टोनियन की, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इसके बाद में अपन हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद में अपन बात करेंगे इसके अंदर हैमिल्टॉन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल, हैमिल्टॉन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है। फिर अपन देखेंगे फेज स्पेस या फिर फेज ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके अंदर फेज ट्रेजेक्टरी के बाद में अपन बात करेंगे इसके अंदर पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे इसके अंदर पॉइजन ब्रैकेट के बाद में बात करेंगे जनरेटिंग फंक्शन, ओके। इसके बाद में अपन देखेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में पॉइजन ब्रैकेट हो गया, जनरेटिंग फंक्शन हो गया, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स की,
न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। ये टॉपिक्स अपन कवर करेंगे, और भी एक दो टॉपिक हो सकते हैं जो मिस हो गए हो, ठीक है। जनरली तुम्हारे पास में ये इसका पूरा सिलेबस होगा, ये अपन इन टॉपिक्स की बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। और भी देख लेना, एक दो टॉपिक अगर मिस हो गए हो तो अपन देख लेंगे उनको। अब देखो कहां से क्वेश्चंस आते हैं, फिक्स क्वेश्चन कहां से आते हैं, ठीक है। देखो यहां से तुम्हारे पास में, अच्छा एक तुमने देखा होगा एल से एच निकालना या एच से एल निकालना, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास पार्ट बी के अंदर आता है यहाँ पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स से भी पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता ना, यहां से तुम्हारे पास में नेसेसरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं, यहां से तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन, यहां से तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन, ये पार्ट बी में आता है, ये तुम्हारे पास में पार्ट सी में आता है, ओके। इसके बाद में यहां से तुम्हारे पास, तुम मान के चलो एक से दो क्वेश्चन है ना, एक से दो क्वेश्चन, एक भी पूछ सकते हैं और दो भी पूछ सकते हैं तुम्हारे पास में, ठीक है। यहां से तुम्हारे पास में एक या दो क्वेश्चन है ना, एक भी पूछ सकते हैं और दो भी पूछ सकते हैं। पहले तो नहीं आता था यहां से, लेकिन अब तुम्हारे पास में पूछा जाता है यहां से, है ना। यहां से तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन आता ही है तुम्हारे पास में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में पार्ट बी में भी बन सकता है और पार्ट सी में भी बन सकता है, ठीक है। तो यहां तुम्हारे पास देखो टोटल कंटेंट कितने होगा, एक, अगर इसका भी मैं एक क्वेश्चन मानू, दो क्वेश्चन, ठीक है, तीन, चार, पांच, छह, ठीक है। मतलब यहां से तुम्हारे पास में एक से दो क्वेश्चन आते हैं भाई, एक से दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लगभग 6-7 क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हारे पास वही 25 से 30 नंबर का इसका वेटेज होता है, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट का भी पूछ सकता है, ठीक है, वो सब इसी के अंदर आ गया, ये सब इसी के अंदर आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो जनरली तुम्हारे पास में ये टॉपिक्स है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेगी, ओके। इसमें अपन देखो अभी एग्जाम से पहले, अच्छा मैं बात करूं यूट्यूब की, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर में तुम्हारे पास में एक तो स्मॉल ऑसिलेशन, एक तुम्हारे पास फेज ट्रेजेक्टरी, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है, ये दोनों टॉपिक जो है आपको मैं यूट्यूब पे कवर करवाऊंगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा एग्जाम से पहले, ठीक है, जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम से पहले कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाऊंगा मैं, ये टॉपिक करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, ठीक है, ये भी करवाऊंगा। इसका मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, एग्जाम के बाद में तुम्हें डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है, इन दोनों के अंदर, ठीक है ना। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ये बताऊंगा लाग्रांजियन कैसे लिखते हैं, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं, उससे कैसे फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भी है वो निकालते हैं, टाइम पीरियड वगैरह, ठीक है। यहां से तुम्हारे पास में इसको सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। इसके अलावा ये टॉपिक भी कराऊंगा, ये भी करवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा, ठीक है। बात रही न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, देखो भाई एक्चुअली तुमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स छोटी क्लासों में पढ़ा है ना, ग्रेजुएशन के अंदर या फिर उससे भी पहले, ठीक है ना, +1 +2 के अंदर, ठीक है। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो सिलेबस है बहुत ब्रॉड है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है अपन इस टॉपिक को छोड़ेंगे, ठीक है। अपन इतना पढ़ लेंगे, इतना इसको समझ लेंगे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है ना, ये ज्यादा इसका पार्ट जो है वो जेस्ट के अंदर पूछा जाता है भाई, ठीक है। जेस्ट के अंदर तुम्हारे पास में न्यूटन मैकेनिक्स से तुम्हारे पास कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अपन इतना पढ़ लेंगे, अपन टॉपिक्स को इस तरह से पढ़ेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस है एग्जाम में अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। इतना आराम से अपन पढ़ लेंगे। तो ये तुम्हारे पास में टोटल सिलेबस होगा क्लासिकल मैकेनिक्स का, ठीक है। मैं बात करता हूं बुक्स की, बुक्स की बात करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी के लिए बुक्स ना पढ़े, ठीक है। जब मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको बुक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बाकी अभी आपको बुक समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बुक्स की बात करता हूं, जेसी उपाध्याय, ठीक है, जेसी उपाध्याय, ठीक है, जेसी उपाध्याय, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, लैंग्वेज भी इजी है, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया बुक है, पढ़ के देखना इसको, ठीक है। एक आती है तुम्हारे पास में गुप्ता कुमार, गुप्ता कुमार, ठीक है। एक है तुम्हारे पास में गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, ठीक है। तो देखो ये बुक थोड़ी सी टफ पड़ती है, इसको जब आप पहले ये बुक पढ़ लो, है ना, तब आप इस गोल्डस्टीन को पढ़ सकते हो, ठीक है ना, है ना। ये बुक तुम्हारे पास में, ये भी इजी लैंग्वेज है, ये भी पढ़ सकते हो। अच्छा रही बात, एक है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए एच.सी. वर्मा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट गेट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मत पढ़ो उनको, एच.सी. वर्मा को। एक्चुअली वो बुक बहुत लेंथी है, क्वेश्चन कितने कंटेन होंगे, क्वेश्चन तुम्हारे पास में 1 या 2 क्वेश्चन कंटेन होंगे यहां से,
ठीक है ना। तो क्यों अपन, देखो स्ट्रेटेजी यही तो होती है ना। अब मैं बोलता हूँ स्मार्ट स्ट्रेटेजी से पढ़ो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के पढ़ो, यही तो होती है। एक्चुअली तुम्हारे पास पेपर कितने नंबर का आता है? तुम्हारे पास तो पेपर आता है 277.5 मार्क्स का पेपर आता है। इतना पेपर आता है क्या? ठीक है, इसमें से तुम्हें मैक्सिमम मैक्सिमम कितने नंबर का अटेम्प्ट करना होता है? 200। ठीक है, और जनरली एवरेज जो स्टूडेंट देखते हैं वो कितने नंबर का अटेम्प्ट करते हैं? एवरेज की बात कर रहा हूं। इसमें से अब कोई 200 का भी करता होगा, कोई 150 का भी करता होगा, ऐसे स्टूडेंट है जो 210 के भी करते होंगे। ठीक है ना, चलो उसकी बात नहीं कर रहे, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। 90 टू 100 या 100 टू 110 तक तुम्हारे पास में अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, तो भाई तुम्हें पूरे नंबर थोड़ी लाने हैं। 277.5 नंबर का अगर पेपर है, पेपर आ रहा है, तो क्या तुम इतने नंबर का अटेम्प्ट करते हो? क्या इतने नंबर का अटेम्प्ट करते हो? ठीक है, इसमें से है ना, तुम्हें अगर तुम्हारे 100 नंबर बन जाते हैं, तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, 120, 30, 40 नंबर ले आते हो तो तुम्हारा जीआरएफ में अच्छी रैंक आ जाएगी। ठीक है, यही तो होता है। ठीक है, तो मैं सभी को कहता हूं ये बात, है ना, सब लोग सुन लेना। ठीक है, एक्चुअली आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उसी पे फोकस करें। ठीक है, अभी जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, ठीक है, अगर तुम्हारा 277.5 मार्क का पेपर आता है, ठीक है, 277.5 मार्क का, ठीक है, इसमें जो फिजिक्स आएगी वो कितनी की आएगी भाई? 247.5 मार्क्स की। ठीक है, इसमें जो फिजिक्स आएगी 247.5 मार्क्स की। तुम्हारे नोट्स में से लिख लेना, ये है ना, तुम्हारे नोट्स में से कम 180 टू 210 तक आपको मिल जाएगा फिजिक्स का। ठीक है ना, तुम्हारे नोट्स के अंदर ये नहीं ऐसे कैसे क्वेश्चन आ गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर आ गया, 1D बॉक्स आ गया, ठीक है ना, सुपर कंडक्टिविटी, ऐसा नहीं। मतलब जिस कंसेप्ट में मैं करवा रहा हूं, ठीक है, जब सिलेबस पूरा हो जाएगा आप नोट कर लेना, लगभग तुम्हारा इतना सिलेबस पूरा मिल जाएगा। क्योंकि अपन एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे, टॉपिक सारे कवर कर रहे हैं। जितने टॉपिक्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के अंदर, है ना, तुमने देखा होगा सभी सब्जेक्ट्स में अपन सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं। अब जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर मल्टी डायमेंशनल खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आइडेंटिकल पार्टिकल्स का आएगा। क्या अपन ने, तुमने देखा वहां पे एक भी टॉपिक छोड़ा है? वहां पे अपन ने सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ा है। ठीक है, और टॉपिक्स के हर टॉपिक से तुम्हें पता है क्वेश्चंस कुछ ना कुछ पूछे हुए हैं। ठीक है ना, तो वो मैं बता दूंगा बाद में आपको कैसे क्या पढ़ना है, कैसे आपको कौन कौन से टॉपिक्स को करके जाना है एग्जाम्स के अंदर, वो सब मैं बता दूंगा। लेकिन कम से कम जब आप एक बार मेरे पास में ज्वाइन किया है आपने, तो ऐसा तो है नहीं कि आप मुझे बार बार ज्वाइन करोगे, या मैं भी ये नहीं चाहता कि मुझसे ज्वाइन करने के बाद में आप कहीं और ज्वाइन करो। ठीक है, तो थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा, लेकिन अपन कंप्लीट सिलेबस करेंगे, फिर बाद में आपको कहीं पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फोकस करो जो तुम्हारे पास है उसी को पढ़ने की, इधर उधर से मत देखो। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा पूरा पैटर्न रहेगा क्लासिकल मैकेनिक्स का, इसको नोट कर लो। फिर अपन आज स्टार्ट करेंगे स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशन के अंदर भी स्टेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, स्टेबिलिटी एनालिसिस में व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या होते हैं, उसमें भी स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों की मैथमेटिकल देखेंगे, और साथ में अपन उनके ग्राफिकल एनालिसिस भी देखेंगे कि ग्राफिकल एनालिसिस से अपन कैसे बोलेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आज अपन यहाँ पे देखेंगे, डिटेल के अंदर देखेंगे। ठीक है, और यहां से तुम्हारे पास इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, है ना, जिसको जो नोट कर रहा है। फिर अपन स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस। ओके, नोट कीजिए इसको। नोट कर लो इसको। ठीक है, फिर अपन पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस। अच्छा, तुम में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, अरे सर सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स आना चाहिए, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, स्मॉल ऑसिलेशन क्यों पढ़ा रहे हो, सबसे पहले स्टेबिलिटी एनालिसिस क्यों पढ़ा रहे हो? ठीक है, कम से कम आप पढ़ा रहे हो तो स्टार्टिंग से तो स्टार्ट कीजिए। मैं इसलिए नहीं कर रहा, अभी आपका एग्जाम आ गया। ठीक है, एग्जाम में चाहता हूं एग्जाम से पहले कम से कम उन टॉपिक्स को कवर किया जाए जो कि एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तो क्यों ना अपन इन बचे हुए टाइम जो भी है, अपन जो सब्जेक्ट अपने छूटे हुए हैं उसमें उन टॉपिक्स को कवर करें जो अपने पास में एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, यहां से तुम्हारे पास में क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है भाई, बहुत बार ऐसा होता है ना कि अपने को उन टॉपिक्स के बारे में सब कुछ आता है लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होते अपने पास में।
ठीक है ना। तो यहां से तुम्हारे पास क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे आराम से। देखना अभी मैं सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, एग्जाम वाले भी सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। ये हो गया, चलो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पे। हाँ जी, करें स्टार्ट। अच्छा, और एक बात और बता दूं मैं, फेज ट्रेजेक्ट्री जब भी समझ में आएगी जब आपको ग्राफ बनाने आएंगे, ठीक है। क्योंकि और देखो उसमें रटने का याद करने का कुछ है ही नहीं, उसमें तो ओनली समझने का है फेज ट्रेजेक्ट्री के अंदर, ठीक है। तो अभी जैसे अपने 2 3 4 5 दिन लेक्चर जो भी चलेंगे, ठीक है, अपना जो फेज ग्राफिकल एनालिसिस जो मैंने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, उनको देख लेना अगर किसी को ग्राफ बनाना नहीं आता है तो, ठीक है। क्योंकि ग्राफ बनाने तुम्हें आने चाहिए तभी तुम वो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। हेडिंग लिखिए स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें लिखिए, देखो स्टेबिलिटी एनालिसिस से अपन क्या कर सकते हैं, कोई तुम्हारे पास में सिस्टम है उसके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या क्या हैं वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है, वो अपन यहां से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर बाय स्टेबिलिटी एनालिसिस, बाय स्टेबिलिटी एनालिसिस we mean, by stability analysis we mean finding equilibrium position, finding equilibrium positions, equilibrium position एंड इन्वेस्टिगेट, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कौन से स्टेबल है और कौन से तुम्हारे पास में अनस्टेबल है, ठीक है। एंड इन्वेस्टिगेटिंग वेदर द, एंड इन्वेस्टिगेटिंग वेदर दी जो पॉइंट्स होते हैं वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, वेदर दी गिवन इक्विलिब्रियम इज, गिवन इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, वो आपके पास में स्टेबल होंगे या अनस्टेबल होंगे, ठीक है। इसका इन्वेस्टिगेट करते हैं किससे, स्टेबिलिटी एनालिसिस से। लिखो इसके अंदर इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया इन वन डायमेंशन, इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया इन वन डायमेंशन, ठीक है। वन डायमेंशन के लिए इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया क्या है, लिखो इसके अंदर इन सच प्रॉब्लम पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, लिखो इन सच प्रॉब्लम पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगी, ठीक है। एंड वी नो दैट, लिखो एंड वी नो दैट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, सब जानते हो, एफ इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। ये होता है क्या, ये तुम्हारे पास में रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स। लिखो इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, लिखो इसमें इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब पार्टिकल क्या हो तुम्हारे पास में, इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। देन नेट फोर्स, लिखो देन नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम मतलब जितना फोर्स, मान लो ये तुम्हारे पास सिस्टम में पार्टिकल है, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना उधर लग रहा है तुम्हारे पास में, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। देन नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, ठीक है। नेट फोर्स क्या होगा तुम्हारे पास में, जीरो होगा। सो अपन क्या कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स मतलब जीरो का क्या मतलब है, एफ एक्स जीरो का मतलब क्या है, डीवी अपॉन v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये तुम्हारे पास में क्या होगी, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो इट गिव्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, देखो इट गिव्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स या इक्विलिब्रियम पोजीशन,
ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन देता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट देता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशंस कैसे निकालेंगे किसी भी सिस्टम की, जस्ट उसका फोर्स, इस केस में क्या होता है तुम्हारे पास में उसकी पोटेंशियल एनर्जी गिवन होती है, ठीक है। तो वहां से अपन क्या करेंगे, उसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और बराबर 0 कर देंगे, वहां पे तुम्हारे पास में क्या आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशंस आ जाएगी उस सिस्टम का। लिखो, अब देखिए इसका फिजिकल मीनिंग क्या है भाई, है ना, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो एक बार ये कर्व बना लो, ये कर्व बना लो एक बार, इसका मतलब समझते हैं अपन, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं, दिस इज एक्स, ओके, दिस इज वी एक्स, ये आपके पास में x है और ये आपके पास में क्या है, vx है, ठीक है। ये कर्व बना लो, ये कर्व बना लो, ये कर्व बना लो भाई, ठीक है। ये आप कर्व बना लो यहां पे, ओके। यहां तुम्हारे पास में एक लाइन में ये खींच रहा हूं, एक लाइन तुम्हारे पास ये खींच रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है। इंटरव्यू में पूछते हैं, ध्यान रखना है, ओके, ए बी सी डी, ओके। अब देखो इसके अंदर देखिए भाई ध्यान से, एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स और बी एक्स में कर्व खींचा है मैंने, इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दो, ये हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, ये तुम्हारे पास में x है, ये y है, ठीक है। तो dy अपॉन dx क्या बताता है अपने को, टेन थीटा, मतलब उसके टेंजेंट को बताता है, पता होगा सबको, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पे ये कर दूं तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, मतलब उसका टेंजेंट 45 डिग्री पे होगा, ठीक है। ये आपको सबको पता है, चलो ओके। हाँ, अगर मैं और थोड़ा ऐसे कर दूं, एंगल कितना हो जाएगा, मान लो ये 30 डिग्री है तुम्हारे पास टेंजेंट, अगर मैं यहां पे इसको सीधी लाइन खींच दूं तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो dv अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर 0 है, तो पैरेलल लाइन आएगी। तो यहां पे y की जगह dv है तुम्हारे पास में, तो dv अपॉन dx, ठीक है। अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे पास टेंजेंट क्या है, 0, इसका मतलब जो लाइन आएगी वो x अक्ष के पैरेलल आएगी, देखो ये x अक्ष के पैरेलल आ रही है, ठीक है। इसका मतलब यहां पे तुम्हारे पास में इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, a b c d। समझ में आ गया, कैसे पता लगा, ग्राफिकल मेथड बता रहा हूं मैं यहां पे। यहां से तो तुमने निकाल लिया इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है। यहां से देखो, जहां पे तुम्हारे पास में टेंजेंट 0 होता है वो उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्यों, क्योंकि dv अपॉन dx बराबर 0, यही तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है इसकी, ठीक है। और यहां पे तुम्हारे पास टेंजेंट देखो क्या हो रहा है, इस पॉइंट के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहां पे 0 है क्या, यहां पे एक स्पर्शरेखा अगर मैं खींच दूं, टेंजेंट लाइन खींच दूं मैं ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे खींच दूं, क्या ये 0 एंगल आ रहा है, नहीं आ रहा ना 0 एंगल, ठीक है। तो यहां तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है ना। और मान लो तुम यहां पे चेक करते हो, तो एक ऐसे लाइन खींचो, एक ऐसे लाइन खींचो, क्या एंगल 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स नहीं है, ओके। लेकिन अगर मैं इस पे एक टेंजेंट लाइन खींचता हूं, ये वाली, ठीक है, और ये वाली खींचता हूं, तो देखो इस पे एंगल कितना है तुम्हारे पास में, 0 है। इसका मतलब तुम्हारे पास में ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे, क्योंकि यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे जो इसके टेंजेंट है, यानी कि dv अपॉन dx बराबर क्या है, 0 है। और वही क्या बताते हैं तुम्हारे पास में, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को बताते हैं, ठीक है। तो इसको बना लो जल्दी से, इस ग्राफ को बना लो, ठीक है, और लिखो इसके अंदर, लिखो इन vx वर्सेस ए ग्राफ, देखो इन vx वर्सेस एक्स ग्राफ dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट वेयर टेंजेंट टू द कर्व, एट द पॉइंट वेयर टेंजेंट टू द कर्व, वेयर टेंजेंट टू द कर्व is parallel to x axis, is parallel to x axis, x axis से क्या होगा तुम्हारे पास में, वो पैरेलल होगा। therefore देखो, therefore इन फिगर, इस फिगर में कौन कौन से इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, इन फिगर पॉइंट्स A B C and D,
आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ये सारे आपके पास में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। नोट करो इसको, ए बी सी डी एन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है। हाँ जी, तो तुम्हारे पास में ये अपन ने पता लगा लिया कि ये 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। कैसे पता लगा, क्योंकि इन चारों के ऊपर जो dv अपॉन dx है वो 0 के बराबर है, ठीक है। dv अपॉन dx बराबर 0, तो वहां से जो x की वैल्यू निकलती है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं। कैसे पता लगा, क्योंकि हमको पता है जो फोर्स होता है वो क्या होता है, माइनस dv अपॉन dx। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का मतलब उस पॉइंट पे फोर्स क्या है, 0। तो जब फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब dv अपॉन dx बराबर 0 हो गया, तो यहां से तुम्हारे पास में क्या निकल के आएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है। तो घूम फिर के बात वहीं पे आती है तुम्हारे पास में, चाहो तो तुम मैथमेटिकल एनालिसिस देख सकते हो, चाहो तो तुम ग्राफिकल एनालिसिस देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब क्या आता है अपने पास में कि ये जो ए बी सी डी है ये स्टेबल है या अनस्टेबल है ना, कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, ये अपन पहचानेंगे, ठीक है। तो पहले जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हेडिंग डालिए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ जी, चलो अब देखते हैं अपन, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेना इसको, इसको पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। देखिए इसके अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, समझ लेना भाई इसको, है ना, अच्छे से। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, है ना। अब इनमें से स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन से होंगे, ठीक है। तो एक बार समझ लो, मैथमेटिकल तो सबको पता होगा, ठीक है। अपन बात करेंगे फिजिकल मीनिंग किसके, ग्राफिकल एनालिसिस की, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखो मान लो कोई पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है ना, ये स्टेबल कब होगा, अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करता हूं, ठीक है, तो उस पर फोर्स क्या लगे तुम्हारे पास में, इधर, ठीक है। और अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करता हूं तो फोर्स क्या लगे तुम्हारे पास में, इधर फोर्स लगे। कहने का मतलब अगर अपन एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स तुम्हारे पास में उसके अपोजिट डायरेक्ट लगता है, मतलब उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ लगता है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है, ऐसे पॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो इसको लिख लो पहले, फिर अपन इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला निकल के आता है ना, वो देखो कहां से निकल के आता है वो बता रहा हूं मैं यहां पे। तो लिखो इसके अंदर, ए पॉइंट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ए पॉइंट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट इफ, देखो इसके अंदर पॉइंट, इफ ए पार्टिकल एट दिस पॉइंट, इफ ए पार्टिकल एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, इफ ए पार्टिकल एट दिस पॉइंट when displaced toward, देखो when displaced towards right side, when displayed toward right side experience force, देखो toward right experience force towards left। अगर मैं उसको राइट साइड डिस्प्लेस करता हूं तो फोर्स किधर एक्सपीरियंस होता है तुम्हारे पास में, लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा, लिखो एंड वाइस वर्सा, वाइस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ही अगर मैं उसको लेफ्ट में डिस्प्लेस करूंगा तो राइट में उसके पास में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है ना। लिखो देयरफॉर एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, लिखो देयरफॉर एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होगा तुम्हारे पास में, फोर्स के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा तुम्हारे पास में लेस देन 0, ठीक है। वो तुम्हारे पास में क्या होगा, लेस देन 0। और मैं बात करूं तो क्या होगा,
डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि यहां से मैं क्या कर सकता हूं, माइनस डी एक्स ये लिख सकता हूं। क्या इसका मतलब, अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है तो फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस राइट साइड में फोर्स हो जाएगा तुम्हारे पास में, है ना। इसका मतलब यही है। देखो फॉर्मूला कहां से निकल के आता है। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ F बराबर क्या होता है। F बराबर लिखो सिंस F इज इक्वल टू माइनस टीवी अपॉन डी एक्स, ये होता है क्या, ये वैल्यू यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये नेगेटिव पहले से है, इसमें नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो लिखो इसके अंदर। दिस इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, ये तुम्हारे पास सॉरी कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा, ये आपके पास में क्या है, कंडीशन ऑफ मिनिमा। ठीक है, आप हमेशा पढ़ते हो लेकिन आज समझ में आया होगा कि तुम्हारे पास में इसको मिनिमा कंडीशन क्यों बोलते हैं, अभी और पता लगेगा। और इसको स्टेबल पॉइंट्स क्यों बोलते हैं ना। देखो यहां पे जो पॉइंट्स आएंगे, लिखो हेयर पॉइंट्स इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। यहां पे तुम्हारे पास में जो पॉइंट्स आएंगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आएंगे भाई, नोट कर लो। देखो इसके अंदर 10 ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, 10 ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ए मिनिमम ऑन इज ए मिनिमम ऑफ Vx वर्सेस x प्लॉट, Vx वर्सेस x प्लॉट। ठीक है, देखो ध्यान से, Vx वर्सेस x प्लॉट में मिनिमम पॉइंट कहां है, एक तो B पॉइंट है, एक तुम्हारे पास D पॉइंट है। अभी मैं बताऊंगा ये जो मैं लिखवाया हूं ना यहाँ पे, क्या ये वैलिड है क्या, यहाँ पे ये मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो लिखो इसके अंदर, देयरफॉर पॉइंट B एंड D आर, देयरफॉर पॉइंट B and D are stable equilibrium points। ठीक है, विजिबल तो है ना आपके पास में, है ना, देख लेना एक बार साथ में, इसलिए मैं बोल भी रहा हूं। ठीक है, तो B and D क्या है तुम्हारे पास में, B and D क्या हो जाएंगे, स्टेबल पॉइंट हो जाएंगे, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएंगे। नोट करो इसको, फिर ऐसे ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। ऐसे अपन बात करेंगे किसकी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट की। ओके, अब इसको देखो, ग्राफिकल एनालिसिस देखते हैं इसकी। हाँ जी, देखो इसकी ग्राफिकल एनालिसिस देखते हैं। देखो इधर मैंने क्या बताया, स्टेबल पॉइंट कौन से होते हैं, ऐसे स्टेबल पॉइंट्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं अगर मैं उनको राइट साइड में डिस्प्लेस करूं। देखो अगर मैं कोई पार्टिकल को यहां पे ले जाऊं तो फोर्स नहीं लगेगा कि इधर, वापस तुम्हारे पास में क्या है, लुढ़क के यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना, फोर्स किधर लगेगा तुम्हारे पास, इधर। ऐसे ही अगर मैं किसी पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करता हूं तो वापस किधर आएगा तुम्हारे पास में, वो इधर आएगा तुम्हारे पास, है ना। ऐसे ही तुम्हारे पास यहां पे होगा, इसका मतलब ये क्या है, तुम्हारे पास में स्टेबल पॉइंट्स है। ठीक है, नोट हो गया ये। नेक्स्ट लिखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। हो गया, मिटा दो इसको। एक काम करता हूं, मैं इसको रहने देता हूं भाई, है ना, अभी ग्राफ से समझा दूंगा, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो इसके अंदर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है, लिखो इसके अंदर, इन दिस केस इसका जस्ट उल्टा होगा। उसमें क्या होता था, अगर मैं राइट डिस्प्लेस कर रहा हूं तो लेफ्ट होता था फोर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर मैं राइट में डिस्प्लेस करूंगा तो फोर्स भी राइट में ही लगेगा।
अगर मैं लेफ्ट में डिस्प्लेस करूंगा तो फोर्स भी लेफ्ट में ही लगेगा, ठीक है। तो लिखो इन दिस केस ए पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम, इन दिस केस ए पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम, point is when displaced toward right, displaced towards right, experience force toward left, experience लिखो, experience force towards right also, ठीक है ना, towards, ऐसे लिख लो, experience force also in rightward direction, ठीक है। that is the force tries to, लिखो, that is the force tries to displace the particle away, displace the particle away from the equilibrium point, okay, therefore at unstable equilibrium point, therefore at unstable equilibrium point, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर क्या होगा तुम्हारे पास में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होगा तुम्हारे पास में, जो फोर्स होगा dF अपॉन dx वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, dF अपॉन dx इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा क्या, क्यों, यहां से तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, मतलब अगर फोर्स तुम्हारे पास में पार्टिकल x डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा है राइट साइड में, तो फोर्स भी तुम्हारे पास राइट साइड में लगेगा, है ना। मान लो तुम्हारे पास ये कोई पॉइंट है, इसको मैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, ये तुम्हारे पास में क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसके अगर मैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स भी क्या लगेगा, इसी डायरेक्शन के अंदर। अगर इसको मैं लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स भी क्या लगेगा, इधर। इसका मतलब पार्टिकल को फोर्स किधर ले जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर ले जाएगा, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स क्या होते हैं आपके पास में, ऐसे पॉइंट्स होते हैं अनस्टेबल पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो यहां पे ध्यान से, देखिए यहां पे ध्यान से, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, F इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस dv अपॉन dx, इसकी वैल्यू यहां पे पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2v अपॉन dx इज स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव, फोर्स जब ये रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो यहां से तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या होती है तुम्हारे पास में, लिखो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। और इसको ऐसे भी कर सकता हूं मैं, d2v अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0, दिस इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो यहां से अपन जब देखेंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे जो कि तुम्हारे पास में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे, देखो ए और सी, कैसे, देखो ध्यान से, अगर यहां पे तुम्हारे पास कोई पार्टिकल है, इसको अगर मैं इधर डिस्प्लेस करता हूं, ठीक है, तो फोर्स इधर थोड़ी ले जाएगा इसको, फोर्स भी किधर लगेगा तुम्हारे पास में, इधर ही लगेगा। अगर मैं इधर डिस्प्लेस करता हूं तो फोर्स भी तुम्हारे पास में इधर ही लगेगा। तो फोर्स क्या करेगा, उन पॉइंट्स को उससे दूर ले जाने की कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट से, है ना। ऐसे ही तुम्हारे पास यहां पे होगा, तो ये जो पॉइंट है तुम्हारे पास में ए एंड डी, ये क्या होंगे, ए एंड सी अनस्टेबल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ये लिख लो, यहां पे नोट करो इसको, लिखो इसमें 10 एन अनस्टेबल पॉइंट इज ए, लिख लो 10 एन अनस्टेबल पॉइंट
इन ए Vx वर्सेस x ग्राफ आर मैक्सिमम पॉइंट, या मैक्सिमा पॉइंट कर लो, मैक्सिमा पॉइंट। और यहां पे तुम्हारे पास में मैक्सिमा पॉइंट कौन से हैं? ए एंड सी, ठीक है ना, मैक्सिमा पॉइंट्स, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट ए एंड सी, देयरफॉर पॉइंट ए एंड सी क्या होंगे तुम्हारे पास में? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे, ठीक है, कि क्या होंगे आपके पास में? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे। नोट कर लो भाई, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चले आगे, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, अभी जो पढ़ा अपन ने इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, है ना, ठीक है। कंक्लूजन कहने का मतलब शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आई होप जो मुझसे कोर्स ले रखा है जिन स्टूडेंट्स ने, वो तो बना ही रहे हैं, है ना, आप लोग भी बना रहे होंगे ना, बाकी जो कोर्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स सबके पास होंगे, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका मैं पहले, ठीक है। चलो, बहुत काम आते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अभी तुम्हें पता लग जाएगा जब एग्जाम होगी ना, एग्जाम जैसे जैसे पास में आएगी तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। देखिए इसके अंदर कंक्लूजन, कंक्लूजन स्टेबिलिटी एनालिसिस के कंक्लूजन, ठीक है। लिखो, इसमें क्या होगा? सबसे पहले तुम्हें Vx गिवन होगा, लिखो Vx इज गिवन, आपको Vx क्या होगा? गिवन होगा। ये अब मैं न्यूमेरिकल अप्रोच की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है? लिखो फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या करना होगा? dv अपॉन dx बराबर क्या रखना होगा? 0 रखना होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या होंगे? x नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट x नॉट की एक भी आ सकती है वैल्यू, दो भी आ सकती है, तीन भी, पांच भी, 10 भी, कितनी भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गए। अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल है ये चेक करेंगे। लिखो नाउ क्या करेंगे अपन? डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। अगर x इज इक्वल टू एक्स नॉट इन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो वो पॉइंट कैसे होंगे? देन एक्स नॉट क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और कंडीशन ऑफ, इसको क्या कहेंगे अपन? इसको क्या कहेंगे? कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा, ठीक है। सेकंड केस फर्स्ट लिखो, केस फर्स्ट, केस सेकंड लिख लो। इसके अंदर लिखो इफ d2v अपॉन dx स्क्वायर x बराबर x नॉट पे लेस देन 0 आता है, क्या आता है? लेस देन 0 आता है, देन x नॉट क्या होगा आपके पास में? अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है। तुम यही पढ़ते हो, जो मैं कंक्लूजन निकाल दिखा रहा हूं ना, यहां पे हर जगह तुम यही पढ़ते होंगे। कैसे होता है ना, क्यों होता है, ये सब मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। देखो यहां पे और लिखो कंडीशन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। नोट कर लो भाई, ठीक है। ये कंक्लूजन है आपके पास में। नोट कर लीजिए इसको। हो गया ये नोट। अब इसमें लिखिए स्पेशल कंडीशन,
लिखिए स्पेशल कंडीशन, देखिए यहां पे स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। स्पेशल कंडीशंस क्या क्या होगी लिखो इसके अंदर। स्पेशल कंडीशंस में लिखिए भाई, लिखो इफ डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, है ना। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, बराबर जीरो भी तो हो सकता है। देखो देन चेक हायर इवन डेरिवेटिव, तब अपन क्या करेंगे, हायर इवन डेरिवेटिव चेक करेंगे, ठीक है। और लिखो इसके अंदर तुम्हारे पास में वही होगा, लिखो इफ डी एन वी अपॉन डी एक्स एन, ठीक है ना, ग्रेटर देन जीरो आता है तो क्या होंगे, स्टेबल पॉइंट होंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर डी एन वी अपॉन डी एक्स की पावर एन लेस देन जीरो आता है, अनस्टेबल होगा, वहां से तुम्हारे पास में क्या निकल के आएंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आएंगे, ठीक है। हेयर एन इज इवन, लिखो हेयर एन इज इवन, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू टू, तो हो ही चुका तुम्हारे पास में, लिख लो चाहे 0 2 4 6, ये तुम्हारे पास एन की वैल्यू होती है, ये तुम्हारे पास में एन की वैल्यू, जीरो तो मत लिखो मत, ठीक है ना, 2 4 6 तुम्हारे पास एन की वैल्यू हो जाएगी, नोट करो ये। हाँ जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि हायर डेरिवेटिव भी तुम्हारे पास में सारे जीरो आ रहे हों, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसे केस में वो पॉइंट्स ना तो स्टेबल होंगे ना ही अनस्टेबल होंगे। देखो इफ ऑल इवन हायर डेरिवेटिव, इफ ऑल इवन हायर डेरिवेटिव आर जीरो, then points are neither stable nor unstable, तो आपके पास में वो पॉइंट्स ना तो स्टेबल होंगे और ना ही अनस्टेबल्स होंगे, ठीक है। उसके स्टेबिलिटी के बारे में अपन कुछ भी कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये अपना कंक्लूजन हो गया, ये कुछ कंडीशंस हो गई। अब अपन इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्मॉल एग्जाम में क्वेश्चन यहां से नहीं आता, एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे पास में पोटेंशियल एनर्जी दे देगा और पूछेगा कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ, लीनियर फ्रीक्वेंसी बताओ, टाइम पीरियड बताओ उसका, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें ये सब आना चाहिए, अगर तुम्हें ये नहीं आता है ना तो वो क्वेश्चन तुम सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन इसके क्वेश्चन करते हैं। हो गया ये, जल्दी से नोट कीजिए भाई इसको। या इसको पॉज करके नोट कर लेना आप, है ना, पॉज करके इसको नोट कर लेना। अपन ने बेसिक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं पढ़ा ना, बेसिक्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्या यहाँ पे काम में आ रहा है क्या, यहाँ कुछ काम में नहीं आएगा, ठीक है ना। आप टेंशन मत लो, ये मत सोचना कि सर ने क्लासिकल मैकेनिक्स का बेसिक्स तो पढ़ाया नहीं, इंट्रोडक्शन तो पढ़ाया नहीं, सीधा स्मॉल ऑसिलेशन पे आगे कैसे समझ में आएगा, ये मत समझना भैया ना, है ना। कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मैसेज करना मुझे, ठीक है। ओके चलो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, ठीक है, मेल आईडी भी दे रखी है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, नहीं किया हो तो, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर तुम्हारे पास में जितने भी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलेगी तुम्हें, ठीक है, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो लिखो इसके अंदर क्वेश्चन, इफ वी एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिखिए, इफ वी एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 4, ओके। अल्फा क्या है तुम्हारे पास में, जहां तुम्हारे पास में अल्फा ग्रेटर देन जीरो है, ओके।
फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट, लिखो फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट, फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड चेक इट इज स्टेबल और एंड चेक इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। आपको चेक करना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। ओके, स्टेबल है या अनस्टेबल है चेक करना है। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर सॉल्यूशन करते हैं भाई। लिखो लेट एक्स नॉट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक्स नॉट क्या है आपके पास में, अपन ने मान लिया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, सो फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या करते हैं अपन, इक्विलिब्रियम पॉइंट में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो 0 के बराबर। यही हो जाएगा तुम्हारे पास में dv/dx बराबर 0। ठीक है, यहां पे जो x की वैल्यू निकल के आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, x नॉट, और वही तुम्हारे पास में क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, करो डिफरेंशिएशन 4α(x³), x की जगह क्या रख दूं मैं, x नॉट रख दूं, यहां पे इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहां पे जो x नॉट आ जाएगा 0, ये क्या है तुम्हारे पास में, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। लिखो सो x नॉट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आपके पास में x नॉट क्या हो गया भाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, लिखो इसके अंदर नाउ अब अपन क्या करते हैं, d/v/dx²। ठीक है, x इज इक्वल टू x नॉट पे। ठीक है, तो जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं d/v/dx², एक बार और डेरिवेटिव करता हूं तो कितना हो जाएगा, 12x नॉट क्यूब, और x नॉट बराबर कितना रखना है, 0। दैट मींस 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में d/v/dx² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन क्या करें, फर्दर इसका हायर डेरिवेटिव चेक कर दे। लिखो फर्दर चेक दी हायर डेरिवेटिव, ठीक है, इसका अपन फर्दर हायर डेरिवेटिव चेक करते हैं। हायर डेरिवेटिव कौन सा डेरिवेटिव, इवन चेक करना है। मैंने बताया था स्पेशल कंडीशन में मैंने बताया था हायर इवन डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहां पे क्या करूं मैं, d/v/dx4, x इज इक्वल टू x नॉट पे। ठीक है, एक बार करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, कितना हो जाएगा भाई तुम्हारे पास में 36x। दोबारा करेंगे तो सॉरी, यहां पे तुम्हारे पास में x नॉट क्यूब है ना, तो स्क्वायर आ जाएगा ना, यहां पे स्क्वायर आ जाएगा भाई। एक बार डेरिवेटिव करो तो कितना हो जाएगा, दोबारा करेंगे तो d क्यूब करेंगे तो 24x नॉट, 24x हो जाएगा। फिर दोबारा करेंगे 24, है ना, 4 बार करना है ना। यहां पे एक काम करो d/v/dx4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 आएगा, ओनली x नॉट हट जाएगा, और x नॉट की वैल्यू तुम यहां पे 0 रखोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, 24 आएगा। और 24 क्या है, ग्रेटर देन 0। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या आता है, देखो x नॉट इज इक्वल टू 0 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या होंगे आपके पास में, x नॉट बराबर 0 स्टेबल। क्यों, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो मैंने क्या बताया था, वो स्टेबल होता है। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, हाँ जी। चलो अब इसका मैं क्या करता हूं, ग्राफ बनाता हूं। यहां पे लिखो ग्राफ। आंसर आ गया है ना। कोई बोले कि सर हम तो ग्राफ से निकालना चाह रहे हैं, है ना, तो क्या करो भाई, दिस इज x, दिस इज vx, x और vx में करो ड्रॉ कर लो। अल्फा x4 का नेचर x² के जैसा ही आता है तुम्हारे पास में, यही आएगा तुम्हारे पास में। यहां पे देखो ये 0 है। ठीक है, तो x नॉट बराबर 0 क्या आ गया है तुम्हारे पास में, मिनिमम पॉइंट आ गया। ये तुम्हारे पास में क्या है, मिनिमा है, और आपको पता है मिनिमा के अंदर क्या मिलता है तुम्हें, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलते हैं। तो लिखो x नॉट बराबर 0 स्टेबल पॉइंट।
स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, क्योंकि देखो यहां पे अगर मैं इसको पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करूंगा तो फोर्स वापस इधर लगेगा, इधर डिस्प्लेस करूंगा तो फोर्स वापस इधर लगेगा। तो एक्स नोट बराबर कहां पे बन रहा है, जीरो पे बन रहा है, तो एक्स नोट बराबर जीरो जो है इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ओके, नोट करो, आगे क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हो गया, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो, इफ v इज इक्वल टू अल्फा एक्स क्यूब, लिखो इफ v इज इक्वल टू अल्फा एक्स क्यूब, अल्फा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, अल्फा आपके पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो है भाई, है ना, अल्फा तुम्हारे पास में ग्रेटर देन जीरो है। फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट, लिखो फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड चेक, और आपको चेक करना है स्टेबल है या अनस्टेबल, एंड चेक इट इज स्टेबल और अनस्टेबल, इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, सॉल्यूशन मेथड फर्स्ट, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से अपन सोल्व करते हैं इसको। देखो यहां पे ग्राफिकल मेथड कैसे बनेगा, एक्स और वी एक्स में कर्व ड्रॉ कर लो, दिस इज एक्स, दिस इज वी एक्स, ठीक है। एक्स क्यूब का ग्राफ बता रखा है मैंने, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है क्या एक्स क्यूब का ग्राफ, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इधर फोर्स एक्स अगर मैं इधर अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर तुम्हारे पास फोर्स लगेगा। ओके, ठीक है, इधर भी अप्लाई होना चाहिए। अगर मैं इधर एक्स डिस्प्लेस करता हूं, क्या फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, क्या पार्टिकल तो और नीचे की तरफ जाएगा, फोर्स भी तुम्हारे पास में किधर जाएगा, इधर जाएगा। इसका मतलब क्या ये यहां पे स्टेबल है, नहीं है ना स्टेबल, दोनों तरफ तुम्हारे पास होना चाहिए था, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल भी नहीं है, क्योंकि ये तो तुम्हारे पास में अनस्टेबल का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है ना। तो लिखो इसके अंदर, लिखो इसके अंदर रिजल्ट, लिखो इसके अंदर, अपन बता सकते हैं यहां पे, है ना, इसको प्रूफ भी कर लेंगे सेकंड मेथड से। लिखो हेयर, हेयर फॉर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, फॉर positive displacement, positive displacement, force is negative, force is negative, बिल्कुल, अगर इधर डिस्प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स नेगेटिव हो रहा है, बट अगर नेगेटिव डिस्प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स भी किधर लग रहा है तुम्हारे पास, नेगेटिव, लिखो बट फॉर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, बट फॉर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज आल्सो नेगेटिव, फोर्स आपके पास में क्या होगा, नेगेटिव ही होगा तुम्हारे पास में, है ना, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। सो इट इज नाइदर स्टेबल, सो एक्स नॉट बराबर जीरो इज नाइदर स्टेबल नॉर अनस्टेबल, ठीक है। मेथड सेकेंड, मेथड सेकेंड लिखो भाई, ठीक है, मेथड सेकेंड लिखो, सेकंड मेथड लिखो, देखो Vx क्या है आपके पास में गिवन है ना, क्या बताया था मैंने कंक्लूजन के अंदर, dv अपॉन dx, देखो फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट dv अपॉन dx बराबर जीरो करते हैं क्या, ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स नॉट बराबर जीरो, ये क्या आ गया आपके पास में, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब चेक करते हैं स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है, मैं वहां से वो मिटा रहा हूं। हाँ जी, लिखिए इसके अंदर, देखो समझना भाई इसको, है ना, इसको समझना, देखो नाउ अब अपन क्या करते हैं,
डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे, ठीक है, ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6 अल्फा एक्स नॉट और एक्स नॉट बराबर 0, तो कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे 0 आ गया। इसका मतलब क्या करें अपन, चेक हायर इवन डेरिवेटिव, देखो चेक हायर इवन डेरिवेटिव, इवन डेरिवेटिव, ठीक है, तो क्या करूं मैं d4v अपॉन dx4, ये मुझे चेक करना है। तो एक बार और डिफरेंशिएट करो, 6 अल्फा आएगा, तो d क्यूब v अपॉन dx क्यूब क्या जाएगा 6 अल्फा। दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, जब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे इसका तो वो कितना आ गया 0। ऐसे ही अपन अगर और हायर डेरिवेटिव चेक करते हैं तो वो भी तुम्हारे पास में क्या आएगा 0 आएगा तुम्हारे पास में, है ना, ये 0 आ गया, और हायर डेरिवेटिव भी क्या आएगा तुम्हारे पास में 0 आएगा। तो लिखो इसके अंदर देखिए हेयर, हाँ जी, क्या लिखोगे यहां पे, हेयर ऑल इवन हायर डेरिवेटिव इज 0, लिखो हेयर ऑल इवन हायर डेरिवेटिव इज 0, ठीक है, ये आपके पास में 0 होता है। सो एक्स नॉट बराबर 0 इज नाइदर स्टेबल नॉर अनस्टेबल, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, है ना, एक क्वेश्चन इसका और करते हैं। चलो जी, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, देखो ठीक है, कुछ स्टूडेंट को आसान लग रहा होगा और आसान भी है, ठीक है, सोच रहे होंगे कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, इतने इजी टॉपिक, ठीक है, लेकिन मेरे भाई इनके बिना तुम स्मॉल ऑसिलेशंस नहीं निकाल सकते। हो सकता है तुम्हें आते हो, लेकिन तुम्हें इन सब का फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए। एग्जाम तो तुम क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन जब इंटरव्यू में जाओगे तो वो ये नहीं पूछेंगे कि इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालो, तो तुम अगर ऐसे निकालते हो उनको कोई मतलब नहीं है, तुम उनको ग्राफिकल एनालिसिस से पूरा उनको समझाओगे तब वो सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है ना। तो इन चीजों को अभी से सीख लो, ऐसा नहीं हाँ एक बार एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा फिर पढ़ लेंगे इंटरव्यू का, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जब आप पढ़ते हो उसी टाइम के लिए आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होगी। लिखो क्वेश्चन, इफ Vx इज इक्वल टू, इफ Vx इज इक्वल टू x माइनस 2 का x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके, हाउ मेनी स्टेबल एंड अनस्टेबल पॉइंट्स, लिखो हाउ मेनी stable and unstable points are there, ठीक है, सॉल्यूशन, ओके, सिंपल सा है। Vx इज इक्वल टू क्या है आपके पास में, Vx इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो लिखो फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दो, तो क्या हो जाएगा देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां पे x बराबर x नॉट लिख देना भाई, है ना, यहां से तुम्हारे पास जो x मिलेगा वो x नॉट मिलेगा, ठीक है, तो x नॉट माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका 1 हो जाएगा, प्लस x ऐसे की ऐसे 2 x नॉट माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा x नॉट माइनस 2 एलसीएम आ गया, x नॉट माइनस 2, ठीक है, प्लस 2x नॉट इज इक्वल टू 0, तो x नॉट माइनस 2 और 3x नॉट माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x नॉट की तुम्हारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो 2 आ गई और एक 3/2 आ गई, ठीक है, ये तुम्हारे पास में दो क्या आ गई इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है, 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स,
इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ये आपके पास 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ गए भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, दोनों स्टेबल है दोनों अनस्टेबल है, जो भी है वो कैलकुलेट करते हैं। लिखो नाउ क्या करेंगे अपन, d2v अपॉन dx², एक्स नॉट इज इक्वल टू, पहले मैं एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लेता हूं, है ना, एक्स नॉट बराबर 2 के लिए एक्स नॉट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे इसका, हाँ इसका तो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तुम्हारे पास में, तो क्या हो जाएगा 2x नॉट माइनस 2, ये हो जाएगा ना तुम्हारे पास में 2x नॉट माइनस 2, 2x नॉट माइनस 2 और x नॉट का 1 हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, x नॉट का कितना हो जाएगा, x का मतलब x मानना है यहाँ पे, x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x नॉट माइनस 2 ऐसे कैसे, ठीक है, प्लस इसका कितना हो जाएगा इस बार 1 हो जाएगा, तो 2x नॉट ऐसे कैसे। ठीक है, और x नॉट बराबर क्या करना है तुम्हें 2 रखना है, तो रखो यहाँ पे, देखो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, चेक कर लेना मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई तुम्हारे पास। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास में, और ये जो 4 है d2v अपॉन dx², x नॉट बराबर 2 पे 4 जो है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, सो x नॉट बराबर 2 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है ना, अगेन अब क्या करते हैं अपन, x नॉट बराबर 3/2 पे चेक करते हैं भाई, है ना, x नॉट बराबर 3/2 पे, तो क्या हो जाएगा d2v अपॉन dx², x नॉट बराबर 3/2 पे। ठीक है, तो इसका 2 बार डिफरेंशिएट तो तुम कर ही रखा है तुमने, ओके, तुमने देखो 2 बार डिफरेंशिएट तो यहाँ पे कर ही रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है 3/2 रखना है, तो कितना हो जाएगा 2, 3/2 माइनस 2 प्लस 2, 3/2 माइनस 2 प्लस 2, 3/2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास बस तुम्हें ये चेक करना है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो इसकी 2 इंटू माइनस 1/2 प्लस 2 इंटू माइनस 1/2, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास में 3, यही आएगा क्या तुम्हारे पास, यही आएगा तुम्हारे पास। चलो ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे पास -1 -2 प्लस 3, चेक करो भाई, है ना, कहीं तुम्हारे पास में एक बार अपन ने डिफरेंशिएट किया इसका, ठीक है, दोबारा किया अपन ने 2x ऐसे कैसे और x माइनस 2, ठीक है, दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे 2x नॉट माइनस 2, ठीक है, प्लस इसका 1 हो जाएगा x नॉट माइनस 2, फिर बाद में इसका होगा 1 2x नॉट। ठीक है, 3/2 रखो यहाँ पे, 3/2 माइनस 2, ठीक है, यहाँ पे प्लस 2, एक काम करो इनको जोड़ दो ना, इनको जोड़ दो ना यहाँ पे, 4x नॉट माइनस 2 प्लस 2x नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, है ना, 4x नॉट माइनस 2, 3/2 माइनस 2, ठीक है, प्लस 2x नॉट कितना है 3/2 ही आ रहा है तुम्हारे पास, ओके, x नॉट तुम्हारे पास में 3/2 आएगा 2/3 आएगा भाई, यहाँ पे यहाँ से देखो तुम्हारे पास 2/3 आएगा, इसको सही कर लेना ना, यहां से 2/3 आएगा भैया ना, 3/2 नहीं आएगा 2/3, तभी मैं देख रहा हूं प्रॉब्लम कहां हो रही है, 2/3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2/3, ओके, तो यहां से देखो तुम्हारे पास में 4 इंटू 2/3 माइनस 2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 2/3 माइनस 2, ये तुम्हारे पास में 2/3 माइनस 2 हो जाएगा तुम्हारे पास में 2 माइनस 6/3, दैट मीन्स -4/3, -4/3, ठीक है, प्लस 4/3, ओके, यही हो जाएगा तुम्हारे पास में, तो देखो तुम्हारे पास ये हो जाएगा -16/3 प्लस 4/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में -4, लेस देन 0 है, -4 क्या है तुम्हारे पास में लेस देन 0 है, इसका मतलब सो देखो, सो x नॉट बराबर 2/3 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये तुम्हारे पास में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, हो गया, ओके, तो देखो अपन ने जैसे अपन जब नेक्स्ट लेक्चर में स्मॉल ऑसिलेशन
फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वहां पे, स्मॉल ऑसिलेशन से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है, तो वहां पे तुम्हें बोलेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ही निकालते हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगा, एक बार डेरिवेटिव करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे, और इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा उसके लिए अपन क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। ये मान के चलो यहां से 3.5 मार्क का पार्ट बी में इक्वेशन आता है, ठीक है। 100 में से 99.99% इक्वेशन मिलेगा, और बाकी और देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलो, अच्छा सेकंड थिंग तुम्हारे पास में देखो यहां पे ध्यान से, ये तुम्हारे पास हो गया, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, एग्जाम की भाई, है ना। आपका एक महीना ये मान के चलो एग्जाम का बचा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जो चीजें मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है ना, उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, कुछ नहीं करना, जस्ट जो मैंने नोट्स में लिखवाया है वो अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। सेकंड थिंग, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको सभी क्वेश्चंस आने चाहिए, ऐसा नहीं वो रट लिया, उन क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्या लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, कहां लग रहे हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हें पता है, देखो देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, है ना, एग्जाम्स जो हैं, टेंशन मतलब एग्जाम के टाइम पे तुम्हें सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कहां से अटेम्प्ट, पार्ट ए करना है पहले, पार्ट बी करना है, पार्ट सी करना है, पार्ट सी करना है या बी करना है, तो उसमें कौन से सब्जेक्ट को तुम्हें पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के आधा घंटे पौन घंटे के अंदर 40 मिनट के अंदर अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन बना लेते हो तो श्योर मान के चलना आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। और स्टार्टिंग के आधा पौन घंटे के अंदर ही आप 1 या 2 क्वेश्चन या क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हो, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो एक बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटेजी से जाओ, जाने से पहले एग्जाम देने की, है ना, प्रिपरेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास में। हाँ, क्या मैं इतने टाइम के अंदर इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूं, ठीक है। पार्ट ए के लिए मैंने तुम्हें बता रखा है, पार्ट ए के लिए तुम्हें क्या करना है, क्योंकि पार्ट ए जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कहने का मतलब तुम्हारा रैंक लाने में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा तुम्हारे पास में जो है बहुत ज्यादा तुम्हारे पास में पार्ट ए जो है वो रैंक लाने के लिए तुम्हारे पास में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है ना, पार्ट ए जो है, ओके। चलो अपन देखो कैसे, तुम्हें पता है कितने नंबर का, 277.5 मार्क्स का तुम्हारे पास में फिजिक्स टोटल पेपर आता है ना, ये टोटल पेपर होता है 277.5 मार्क्स का, ठीक है। इसमें से मैं 30 नंबर पार्ट ए के बता रहा हूं, 30 नंबर पार्ट ए के, मतलब इसमें से तुम्हें क्या करना होता है भाई, आते तो तुम्हारे पास में कितने क्वेश्चंस है, देखो यहां पे पार्ट ए में तुम्हारे पास 20 क्वेश्चंस आते हैं और तुम्हें 15 अटेम्प्ट करने होते हैं, ये तो होता है, ठीक है। लेकिन ये मान के चलो, चलो मैं डाल देता हूं एक बार, 40 जो है पार्ट ए की बात करता हूं, पार्ट ए में 40 हटा दूं, ठीक है। तो फिजिक्स कितने नंबर का बचा, 237.5 मार्क्स का तुम्हारे पास में क्या बच रहा है, फिजिक्स बच रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स इसी के अंदर आ गई, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है। और कौन सी बच गई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और तुम्हारे पास में ईएमटी, ये तुम्हारे पास टोटल सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ क्वांटम मैकेनिक्स कितने नंबर की आती है, लगभग 35, क्लासिकल मैकेनिक्स 25 मान लो, है ना, मैथमेटिकल फिजिक्स 30 to 35, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारे पास में 25 to 30, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स 15, मैथमेटिकल फिजिक्स 30 to 35, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स 30 to 35, सॉलिड 15 नंबर की, ईएमटी 30 to 35, ये आता है तुम्हारे पास। अच्छा इतने टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्या यहां से तुम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, है ना, देखो यहां पे समझना, पार्ट बी, पार्ट सी, ओके। पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे पास में, टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें मैक्सिमम 20 अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट सी में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, यही तो है तुम्हारे पास में। तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं ओनली उनके लिए बता रहा हूं जो एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, ओनली एग्जाम क्वालिफाई, ठीक है। देखो यहां पे पार्ट बी की मैं बात करता हूं, 25 टोटल क्वेश्चंस है, इसमें से तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम यहां से 8 क्वेश्चन बनाओ, 25 में से 8 क्वेश्चन में ज्यादा नहीं बता रहा, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन पता है कहां से बनेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन 3.5 एक क्वेश्चन मिलता है,
मैट्रिक्स मतलब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं। एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म से एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। ये हो गया मैथमेटिकल फिजिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मैं बता दूं आपको, जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है ना, 1D 2D बॉक्स या फिर बाद में इनफाइनाइट स्क्वायर वेल जिसको बोलते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, या फिर बाद में पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कहने का मतलब बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, इन सबसे तुम्हारे पास में 3 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स से L से H निकालना, H से L निकालना, स्मॉल ऑसिलेशन का, STR से, पॉइजन ब्रैकेट से, जेनेटिक क्लासिकल, मतलब इन सबसे तुम्हारे पास कम से कम 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, ठीक है। थर्मोस्टेट से कम 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, ठीक है। EMT से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, ठीक है। सॉलिड सी में आती है, ये भी सी में आती है, ये भी सी में आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम आराम से 2 क्वेश्चन मिल देंगे, 3 2 5 2 7, ठीक है, 1 8 3 11 3 14 2 16, लगभग तुम्हारे पास में 15 से 16 क्वेश्चन टॉपिक फिक्स है। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉपिक फिक्स है। क्या इसमें से तुम आधा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते? 8 क्वेश्चन, 8 इंटू 3 बाई ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 28 मार्क्स हो गया। पार्ट सी की बात करता हूं, टोटल क्वेश्चन कितने? 30 तुम्हारे पास में, ठीक है। यहां से तुम्हें कम से कम तुम्हें ये मान के चलो 11 से 12 क्वेश्चन, है ना, 12 से 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 30 में से। और तुम जब देखोगे ना तो 12 से 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बड़ी बात नहीं है। कैसे नहीं है? देखो मैं आपको बताऊं। एटॉमिक, जैसे तुम्हें मैंने बताया है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, 3 क्वेश्चन में से होपफुली तुम्हारे तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं 2 ही मान के चलता हूं, है ना। यहां से तुम्हारे पास में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से मैं 2 क्वेश्चन मान के चलता हूं, ठीक है। 3 हो जाएंगे वैसे तो तुम्हें, अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा है सब कुछ, लेकिन 2 तो हो जाएंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स की मैं बात करता हूं, यहां से भी होपफुली तुम्हारे तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं मिनिमम 2 ही लेके चल रहा हूं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स मैं इतना पढ़ा दूंगा कि तुम्हारे पास यहां से 3, वैसे 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं 1 क्वेश्चन, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे, तुमसे 2 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, जिस हिसाब से तो अपन पढ़ रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में मान लूं मैं 1 क्वेश्चन हो जाएगा। मैथमेटिकल फिजिक्स में तुम्हें आराम से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में आराम से मान लो तुम 1 क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्मोस्टेट में 3 क्वेश्चन मानो, लेकिन मैं 2 ही मान लेता हूं, ठीक है। EMT के अंदर भी तुम ये मान के चलो, EMT के अंदर भी तुम 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने हो गए? 2 4 5 7 8 2 10 11 13 15, तुम्हें 12 क्वेश्चन, 11 कर दो, 11 12 कर दो, ठीक है। 11 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट करते हैं, 10 भी करते हैं, है ना, 10 भी करते हैं, 10 इंटू 5 कितने हो गए तुम्हारे पास? 50। अच्छा, 50 प्लस 28 कितने हो गए? 78। ये ओनली फिजिक्स का है। ये कब है? जब मिनिमम हो तुम्हारे पास में, है ना। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम लेके चल रहा हूं। अच्छा, पार्ट ए बच रहा है, जो कि कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का। तुम यहां से 7 से 8 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट कर लोगे अगर, तो कितने हो जाएंगे? मान लो 7 भी करते हो, 14, तो 78 प्लस 14 92 में तो तुम्हारी ये मान के चलो GRF हो जाएगा, नेट तो हो जाएगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो ओनली क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि रैंक लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो, क्वालिफाई करना, नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आप सब कुछ पढ़ते हो, ठीक है। इधर से वो भी जिधर से मिल रहा है, अच्छा ये कोचिंग है, चलो इसके नोट्स पढ़ लेते हैं, ये कोचिंग है इसके नोट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये बुक पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसा कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या तो उसके अंदर अटेम्प्ट करना है, क्या मुझे छोड़ना है। इतना अगर आप सीख गए ना, तो आप आसानी से हर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई आपको पूरा 300 नंबर 280 नंबर का थोड़ी अटेम्प्ट करना है, आपको 280 में से 100 नंबर का करना है, ठीक है। 33% मान के चलो आप, 35% मान के चलो आप, ठीक है। 35% पे तुम एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो नेशनल लेवल का। सोचो, इतना तो तुम्हारे MSc BSc के अंदर भी नहीं होता, ठीक है ना। तो एग्जाम क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट सारे पढ़ो, सभी सब्जेक्ट्स में सेलेक्टेड चीजें पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम 4 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, सब्जेक्ट सारे पढ़ो, लेकिन उनमें से बिल्कुल सेलेक्टेड चीज पढ़ के जाओ, ठीक है। उसमें पूरा पूरा मत पढ़ो। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, बहुत सारे स्टूडेंट जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से उनको डर लगता है, ठीक है, क्योंकि नहीं पढ़ पाते 11th 12th BSc के अंदर न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और इतनी तुम्हारे पास में इतनी ब्रॉड है भी नहीं वो वहां पे, है ना। जो JEE की तैयारी करते हैं, IIT JEE की, ठीक है, वो तो देखो तुम्हारे पास में पूरा 1 1.5 साल जो है, जो पूरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स को पढ़ने में ही लगा देते हैं,
ठीक है। और अभी अगर अपन पढ़ना चाहें न्यूटन मैकेनिक्स तो ये मान के चलो 1-1.5 साल में पूरी ना हो वो, ठीक है ना, बहुत ब्रॉड सिलेबस है, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हो आप, ठीक है। सब्जेक्ट वो पढ़ो ना, टॉपिक वो पढ़ो ना कि जो तुम्हारे पास में पता है ये टॉपिक एग्जाम में आता भी है और यहां से क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट भी हो जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है आपको ऑलरेडी वीडियोस के अंदर, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्मॉल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, फिर अपन फेज ट्रैजेक्टरी की बात करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज और भाई है ना, अभी ये जो लेक्चर जो यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो कि ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना, कोर्स, उनको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा इससे, ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक मैं करवाऊंगा 8.5 मार्क्स तुम्हारे पास में यहाँ पे मिलेंगे तुम्हारे पास, ओके। तो जितना हो सके शेयर करो इसको, ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम आए इससे रिलेटेड तो मुझे बताना, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।